साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे सभी जो वीडियोस हैं वो देख रहे हैं लगातार, और काफ़ी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, व्यूअर्स भी बढ़ रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मुझे कुछ अपने सजेशंस देना चाहते हैं, कुछ कमेंट देना चाहते हैं, तो अपनी मेरी वेबसाइट www.earthsutra.info पर भी दे सकते हैं, और अपने कुछ क्वेरीज आप कर सकते हैं, अपनी चॉइस आप बता सकते हैं कि किन टॉपिक्स में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 आप लोगों ने देखी होगी। अगर आपने नहीं भी देखी तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समय समय पर इसके बारे में बताता रहूँगा कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज देखिए कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में आज के सिनारियों में जो ट्रेड ट्रेड चेंज हुआ है पूरे वर्ल्ड में, किस प्रकार से ट्रेड किया जाता है, और अब व्यापार की जो आयाम हैं वो बदले हैं पूरे विश्व में, उसके ऊपर ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाश डालती है। और उससे सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात जिसके ऊपर ये बात कर रही हैं कि किस प्रकार से ट्रेड चेंज हुए हैं, वर्ल्ड ट्रेड का जो पिक्चर है वो पिक्चर किस प्रकार से बदला है, उसके ऊपर हम देखेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज के समय में जो कोई एक कंट्री कोई भी प्रोडक्ट अगर बना रहा है, तो वो प्रोडक्ट केवल और केवल वो कंट्री अपने यहाँ पर ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, या फिर बायलैटरल ट्रेड नहीं है कि केवल और केवल जिस एक कंट्री के अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज है या एब्सोल्यूट एडवांटेज है, जिस जो थ्योरीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, उनके आधार पर अब ट्रेड नहीं होता है। ये थ्योरीज अभी भी वैलिड हैं, लेकिन फिर भी आज एक सिंपल सा एक प्रोडक्ट जो कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बताती हैं कि एक बाइसिकल जैसा छोटा सा प्रोडक्ट भी आज वर्ल्ड में 8 से 10 कंट्रीज़ के कंट्रीब्यूशन से प्रोड्यूस किया जा रहा है। छोटा सा एक बाइसिकल जैसा प्रोडक्ट जिसके छोटे छोटे पार्ट्स भी अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, और हर एक पार्ट में स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन, या फिर कहें कि हाइपर स्पेशलाइजेशन, और साथ ही साथ में टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है, और हम कहते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन किया जा रहा है, जिससे कि जो कंज्यूमर है वो किंग है। आज आप देख सकते हैं कि हम अच्छे से अच्छा मोबाइल, जो स्मार्टफोन है, और बहुत अच्छी जो चीज़ें आज से 10-15 साल 20 साल पहले बहुत महंगी मिला करती थी, वो भी अब हम क्वालिटेटिव हम कंजम्पशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ में क्वालिटी का जो डिमांड फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स है वो भी इंक्रीज़ हुई है। तो इन सभी को देखते हुए देखा जा रहा है कि वर्ल्ड में ट्रेड के जो सिनारियो है, पूरा पिक्चर है, वो पूरी पिक्चर बदली है। उसी को हम देखते हैं, और यहाँ पर एक नए कंसेप्ट के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये जो कंसेप्ट है वो है ग्लोबल वैल्यू चेन कंसेप्ट। कि कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट कोई एक कंट्री आज नहीं बना रहा है, वो अलग अलग कंट्रीज़ में उसके पार्ट्स बन रहे हैं, और देन वो कोई एक कंट्री उसमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कोई एक कंट्री उसके अंदर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बना रहा है, उसके कुछ कोई इसको असेंबल कर रहा है, कोई इसमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। इस प्रकार से अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अलग अलग पिक्चर, तस्वीर हमारे सामने आती है। उसी को हम समझेंगे ग्लोबल वैल्यू चेन्स क्या है। ग्लोबल वैल्यू चेन, द न्यू फेस ऑफ ट्रेड। ये आप देख लें कि एक नया चेहरा है ट्रेड का, और इसी को हम समझेंगे। तो आइए, आप लोग तैयार हैं। ग्लोबल वैल्यू चेन्स क्या है? देखिए, जब भी अगर आज की समय में, जैसा मैंने आपको बताया, मैं एक एग्जांपल से भी बताऊंगा आपको, जो बाइसिकल का एग्जांपल, कि जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो सीरीज़ ऑफ स्टेजेस से प्रोडक्ट या सर्विसेज की हैं, काफ़ी सारी स्टेजेस उसके अंदर, और वो स्टेजेस किसी एक कंट्री में या दो कंट्रीज़ में नहीं होकर वो मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर उसको उन स्टेजेस को किया जाता है। वो स्टेजेस होती हैं, और उसके बाद में फाइनल प्रोडक्ट बनता है। हर एक स्टेज के अंदर वैल्यू एडिशन होता है इस ग्लोबल वैल्यू चेन में, और कम से कम 2 स्टेज डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर होनी चाहिए, जैसा कि है, और उससे भी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर हो रही हैं आज की तारीख में। ये पिछले जो सिनारियो चेंज हुआ है वो पिछले 20 सालों के अंदर हुआ है। स्पाइडर एंड स्नैक लाइक स्ट्रक्चर है ग्लोबल वैल्यू चेन का। जो स्ट्रक्चर है, आपने स्पाइडर देखी होगी, मकड़ी, जो एक मकड़ी है जिसकी 8 टांगें, उसी प्रकार से कि वो अलग अलग जगह से अपने जो इनपुट्स हैं उनको ले रही हैं। और दूसरा, आपने स्नैक देखा होगा जो कि सीरीज़ के अंदर होता है, बिल्कुल सर्पेंटाइल स्नैक है, जो कि इसमें एक से दूसरा जुड़ा हुआ होता है। तो वो सीरीज़ और स्टेजेस और
आपस में कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन के माध्यम से ही आज वर्ल्ड ट्रेड पॉसिबल हो सकता है, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकता है कि इतना ज़्यादा कॉरपोरेशन और क्वालिटी जो प्रोडक्ट है उनका प्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा है वो हम समझें। इससे एफिशिएंसी में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है ग्लोबल वैल्यू चेन से। जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि एक छोटा प्रोडक्ट उसका हर एक पुर्जा, एक प्रोडक्ट का हर एक पुर्जा अलग 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 कंट्रीज़ के अंदर बन के आ रहा है, और वहाँ पर वो लोग उसको बना रहे हैं जिनका कि उसी प्रोडक्ट के उस जो कल पुर्जा है उसको बनाने में उनका सुपर स्पेशलाइजेशन है या हाइपर स्पेशलाइजेशन है, सॉरी। इस कारण से जो प्रोडक्ट है वो सस्ता हो रहा है, उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है, क्योंकि हर कंट्रीज़ के अंदर वो वहीं प्रोड्यूस होता है जहाँ पर उसकी कॉस्ट इफेक्टिव हो। ये ट्रेड का रूल है, हम जानते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज आप कह सकते हैं इसको। और उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही इम्प्रूव हो रही है। यहाँ पर जैसा कि आपने देखा है कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसके अंदर जो एक प्रोडक्ट है उसको बनने में कई बॉर्डर्स को वो क्रॉस करता है, तब जाके एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रोडक्ट एक्स कंट्री बना रहा है और वाई प्रोडक्ट वाई कंट्री बना रहा है, देन उनके कंपैरेटिव एडवांटेज हैं तो वो उस बेस पर उसको बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में ग्लोबल वैल्यू चेन्स ने पूरे ट्रेड के जो प्रक्रिया है, प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है प्लस स्टेजेस हैं, उनको वेरियस कंट्रीज़ के कॉरपोरेशन से उसको तैयार किया जाता है। इसी कारण से इसको ग्लोबल वैल्यू चेन कहा जाता है। ग्लोबल वैल्यू चेन्स का एक्सपांशन किस प्रकार से हो रहा है आप इसको देखें। इसमें मैंने बता ही दिया था आपको, हाइपर स्पेशलाइजेशन है, फर्म टू फर्म रिलेशन और कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप और कॉरपोरेशन इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट है या नहीं है। ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनने के लिए ये भी बहुत आवश्यक है कि हम अपने लेबर रिफॉर्म्स भी करें, साथ ही साथ में हमारे यहाँ एनवायरनमेंट लूज कैसे हैं, उनकी कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि ग्रीन प्रोडक्ट्स को उसमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है। ग्रीन गुड्स की डिमांड वर्ल्ड में बढ़ रही है क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ साथ, और साथ ही साथ में ये भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ये कदम आगे बढ़ता है। और इसके अलावा भी और भी हम अगर आगे जाएं तो ग्लोबल वैल्यू चेन का अगर कोई कंट्री पार्ट है तो नो डाउट वहाँ पर पावर्टी जो लेवल है उसके अंदर भी काफ़ी हद तक कमी देखी गई है इस रिपोर्ट के अनुसार। दूसरा अगर आप देखें कि ये जो ग्लोबल वैल्यू चेन कंसेप्ट है वो 1990 से 2000 तक काफ़ी तेज़ी पकड़ी है इस दरमियान उसने 10 सालों में। और अभी भी आज भी वर्तमान में भी अपन देखें तो टोटल जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें 50% पार्ट ग्लोबल वैल्यू चेन्स का है, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट है इसका, और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसको अभी हम एक मैप के माध्यम से भी देखेंगे। 2008 में ज़रूर इसमें फाइनेंशियल इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल क्राइसिस आने पे इसमें थोड़ा सा स्लो डाउन आया था, लेकिन फिर भी आज बहुत बड़ा पार्ट है। ये आप एक एग्जांपल से देखिए कि किस प्रकार से एक जो बाइसिकल है उसका प्रोडक्शन करने में भी हम अलग अलग कुछ जो कल पुर्जे हैं उसके देखिए, सैडल एक्सपोर्ट फ्रेम जो है उसको आप देख सकते हैं। ब्रेक देखिए किस कंट्री के अंदर से आ रहा है, जापान, सिंगापुर, मलेशिया। पैडल को उसका देखिए, पैडल किस किस कंट्रीज़ में, जापान का, चाइना, सिंगापुर। फिर व्हील उसका देखिए, चाइना, इटली एंड फ्रांस। मतलब अगर आज आप कोई किसी भी कंट्री में कोई एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, ये प्रोडक्ट अलग अलग कंट्रीज़ में उनके हाइपर स्पेशलाइजेशन हाई टेक्नोलॉजीज़ के यूज़ के माध्यम से वो प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, जिससे कि कंज्यूमर को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिले और बेस्ट से बेस्ट प्राइस के ऊपर वो मिले, जिससे कि हम कह सकते हैं कि उसका जो वेलफेयर है कंज्यूमर का वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। इसको देख सकते हैं। तो एक छोटा सा एक प्रोडक्ट जो कि बाइसिकल जिसको हम मानते हैं, आज ही के पेपर में मैंने देखा था कि बाइसिकल का कोविड के बाद में जो कंजम्पशन है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग बाइसिकल की डिमांड बढ़ा रहे हैं और 50% जो ग्लोबल लेवल पे जो प्रोड्यूसर्स हैं उसकी अभी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हुई है। आज के न्यूज़पेपर में आप भी देख सकते हैं इसको। तो एक छोटा सा प्रोडक्ट जो बाइसिकल है उसको बनाने में आप 8 से 10 कंट्रीज़ के जो कल पुर्जे वो यूज़ हो रहे हैं। और ये इसमें एक जो ड्रॉबैक है वो ये मैं मानता हूँ जिसको हाईलाइट किया गया है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में भी, वो एक ये है कि एक देखिए छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हर एक कंट्रीज़ में बन रहे हैं, और लेकिन उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ज़्यादातर सी के माध्यम से होता है, समुद्र के माध्यम से होता है। और समुद्र में जो हमारा
जो जहाज़ों के माध्यम से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो टोटल ट्रांसपोर्टेशन का 80% पार्ट है जहाज़ों के माध्यम से। और इस कारण से समुद्री मार्ग से ये ट्रांसपोर्टेशन होने से एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इसका इफेक्ट आता है। आज भी अगर कार्बन इमिशन में इसका जो रोल देखा जाए तो 7% रोल इसका है, जो कि अगर ग्लोबल वैल्यू चेन्स का एक्सपांशन और ज़्यादा होता है तो वो ये 7% से बढ़कर ये लगभग 40 to 50% हो जाएगा, ऐसा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अपना अनुमान लगाती हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होगा। इसके ऊपर भी अभी प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ में एक और कंसर्न जो इस रिपोर्ट में बताया गया है वो ये है कि चूँकि प्रोडक्ट ऐसे कंट्रीज़ के अंदर इसके बाई प्रोडक्ट्स या आप इंटरमीडिएट गुड्स वो बना सकते हैं जहाँ पर लेबर लॉज ज़्यादा इफ़ेक्टिवली एनवायरमेंटल लॉज ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर उनको छूट है, जहाँ पर एनवायरमेंट टैक्स नहीं है प्रोडक्शन के ऊपर, तो वहाँ पर हो सकता है कि उसकी कंपैरेटिव एडवांटेजेस ज़्यादा हो। इसका लेकिन कोई एम्पेरिकल प्रूफ अभी भी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहती है कि नहीं है, पर ऐसा होने की संभावना है और हो सकता है, तो इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, अब आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार 2015 में ग्लोबल वैल्यू चेन की जो लिंकेजेस हैं या पार्टिसिपेशन है उसको हम देख सकते हैं। जो ब्लू पार्ट है उन कंट्रीज़ का ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन, जिसमें इंडिया भी आ रहा है, बहुत लकीली ये बात है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में इंडिया का रोल काफ़ी कुछ है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं चाइना का एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज और इनोवेटिव एक्टिविटीज़ में अगर हम देखें तो जो डार्क ब्लू पार्ट है वो यूरोपियन कंट्रीज़ और कनाडा और अमेरिका का आ रहा है, जिसमें अभी भी एशियन कंट्रीज़ और जो चाइना और एशियन कंट्रीज़ हैं वो अभी भी पीछे हैं। इसके अलावा आप देखिए ग्लोबल वैल्यू चेन में अभी भी लिमिटेड कमोडिटीज़ में ऑस्ट्रेलिया, रशिया और ये जो यूरेशिया वाला जो पार्ट है वो, और अफ्रीका का कुछ पार्ट है। और हाई कमोडिटीज़ के अंदर अफ्रीकन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ का कुछ पार्ट इसके अंदर आ रहा है। तो इस प्रकार से ओवरऑल अगर देखा जाए तो ग्लोबल वैल्यू लिंकेजेस के अंदर हर एक कंट्री का आज कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है, और हर एक कंट्री इसमें आना चाहता है। वो भी हम देखेंगे कि इसका क्या रीज़न है कि हर एक कंट्री चाहता है कि वो ग्लोबल वैल्यू चेन का एक पार्ट बने, जिससे कि वो अपना जो प्रोडक्ट है वो जो ट्रेड बेनिफिट्स हैं वो उठा पाए। और क्या क्या बेनिफिट्स है उसको हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे जो पहला बेनिफिट इसके अंदर आता है वो है कि फ्रेगमेंटिंग प्रोडक्शन अक्रॉस बॉर्डर्स गिव्स राइज टू फर्स्ट फाइनल इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर। इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर बहुत अच्छे ढंग से होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाइपर स्पेशलाइजेशन इसके अंदर होता है, इसके की बेनिफिट कंज्यूमर को मिलते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हुई है, लेबर की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हुई है, और न्यू टेक्नोलॉजीज़ की का भी इसके अंदर एडवांसमेंट भी हुआ है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ भी आई है। रिसोर्सेज का जो फ्लो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हुआ है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव यूज़ के अंदर उसका रिसोर्स का यूज़ किया जा रहा है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ के अंदर रिसोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट आप देखिए कि इसमें ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन इम्पैक्ट ऑफ स्टैंडर्ड ट्रेड जो है वो उनको इसने काफ़ी बढ़ा दिया है ग्लोबल वैल्यू चेन ने। जैसा कि आप अभी डेटा भी आप देखें कि पहले अगर कोई भी व्यक्ति ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड का पार्ट बनता था, कोई भी कंट्री, तो 1% वो अपना पार्टिसिपेशन अगर उसमें बढ़ाता था तो उसकी पर कैपिटा इनकम ट्रेडिशनल ट्रेड के केस में 0.5% से बढ़ती थी। लेकिन आज अगर कोई कंट्री ग्लोबल वैल्यू चेन में अपना पार्टिसिपेशन 1% भी बढ़ाता है तो वहाँ पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम 1% से बढ़ जाती है। यानी कि जितना पार्टिसिपेशन परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है उतना ही उसकी पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये कुछ बेनिफिट है जिसके कारण हर एक कंट्री चाहता है कि वो ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बने। और आपको मैंने जो वर्ल्ड मैप भी दिखाया था उसमें भी हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं गुड्स और सर्विसेज के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के स्पेशलाइजेशन, इनोवेटिव टेक्निक्स के माध्यम से कंट्री चाहते हैं, और या फिर सर्विसेज के माध्यम से कंट्री चाहते हैं कि वो ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बने। अब ये सिंपल में एक लैंग्वेज में अगर आपको बताऊँ तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी चीज़ बनाने के लिए भी सभी का सहयोग लिया जा रहा है। आज
एक छोटी सी चीज़ भी हम अगर बना रहे हैं, बाइसिकल भी, तो वो सभी के संयोग से बन रही है। हर एक व्यक्ति की अपनी सुपर स्पेशलिटी है, हर एक कंट्री की अपनी सुपर स्पेशलिटी है, हाइपर स्पेशलाइजेशन है, जिसके सहयोग से वो प्रोडक्ट बढ़ रहा है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस को अगर हम देखें तो यहाँ पर दो प्रकार के लिंकेजेस यहाँ पे हो सकते हैं, 4 प्रकार के आयाम यहाँ पर देखे जा सकते हैं जिनके माध्यम से आज वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है। पहला वही है जो कि मैंने बताया था आपको, ट्रेडिशनल, जिसमें कि डोमेस्टिक वैल्यू एडिड करके एक कंट्री दूसरे कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेचता है कंजम्पशन के लिए डायरेक्टली, और जो कंट्री प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा कंट्री केवल उसको कंज्यूम कर रहा है। ये बहुत सिंपल तरीका है जो कि आज से पहले ट्रेडिशनल ट्रेड में हुआ करता था। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो वो है फॉरवर्ड पार्टिसिपेशन। ग्लोबल वैल्यू चेन का फॉरवर्ड पार्टिसिपेशन अगर किसी को होना है किसी कंट्री को, तो उस केस में जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिड है सेंड टू थर्ड इकनॉमी, जो भी डोमेस्टिक वैल्यू एडिड एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाएगा और उसके बाद में वो कंट्री जो कि इसका पार्टनर कंट्री है, उस पार्टनर कंट्री के माध्यम से उसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर प्रोडक्शन को सेल कर दिया जाता है। नहीं, एक्स कंट्री जो कि हम जिस कंट्री की बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया कंट्री, तो इंडिया फॉरवर्ड पार्टिसिपेशन कब रखेगा? इंडिया कोई अपना प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके उसके इंटरमीडिएट गुड्स को किसी एक्स कंट्री या पार्टनर कंट्री को सेल करता है, देन पार्टनर कंट्री उसका असेंबल करके थर्ड कंट्री के अंदर उसको सेल कर देता है। तो इस कारण से इसमें यहाँ पर इंडिया की जो वैल्यू चेन है उसके अंदर इंडिया का पार्टिसिपेशन एज ए फॉरवर्ड पार्टिसिपेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक और इसमें तरीका होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया का केस लें हम अगर, तो यहाँ पर डोमेस्टिक वैल्यू एडेड आर री इम्पोर्टेड। इंडिया से कोई प्रोडक्ट है वो किसी एक कंट्री जो पार्टनर कंट्री है वहाँ जाएगा, और वहाँ से अगर वो थर्ड कंट्री को भेज दिया जाता है तो इंडिया का फॉरवर्ड पार्टिसिपेशन है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर वो वापस इंडिया ही उसका जो कुछ पार्ट है वो वहाँ से उसको एक्स प्रोडक्ट को प्रिपेयर करके या उसके कुछ मॉडिफिकेशन या वैल्यू एडिशन करके अगेन अगर इंडिया उसको री इम्पोर्ट कर लेता है, देन एक केस ये भी बनता है और उसके बाद इंडिया उसको किसी और कंट्री के अंदर सेल करे। नेक्स्ट और लास्ट जो अगर हमें देखें वो है बैकवर्ड पार्टिसिपेशन। बैकवर्ड पार्टिसिपेशन या फिर उसको कहें वर्टिकल स्पेशलाइजेशन, वो भी यहाँ पर होता है। उस केस में ये होता है कि हम किसी एक्स कंट्री से इसको कुछ इनपुट्स परचेज करते हैं, असेंबल करते हैं और देन उसको हम वाई कंट्री को सेल कर देते हैं, और उस केस में जो हमारा पार्टनर कंट्री के साथ में हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो बैकवर्ड पार्टिसिपेशन कहलाएगा। तो 2 प्रकार के पार्टिसिपेशन हुए, फॉरवर्ड पार्टिसिपेशन और बैकवर्ड पार्टिसिपेशन। बैकवर्ड पार्टिसिपेशन को हम वर्टिकल भी कहेंगे, इसको हम एग्जांपल के माध्यम से भी देखेंगे। एक सिंपल एग्जांपल देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं पहला जो केस है, मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए इरेज कर देता हूँ। ये इरेज नहीं हो पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, एक तो ये जो हमारा रिपोर्टिंग इकनॉमी जिसको मैं कह रहा था कि फॉर एग्जांपल जैसा यूएस यहाँ पे लिया हमने, तो दक्षिणी अमेरिका से कोई चीज़ इंग्लैंड की तरफ या इधर जा रही है यूरोप में, तो डायरेक्ट जा रही है। तो एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये हो जाएगा जिसको कि हमने कहा था कि वापस उसी कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया जाए, तो यहाँ से प्रोड्यूस यहाँ जा रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, और वैल्यू एडिशन के बाद वापस यहाँ आया और यहाँ से फिर अदर कंट्रीज़ के अंदर सेल हो रहा है। देन तीसरा जो तरीका है थर्ड इकनॉमी में मैंने बताया था, जिसको कि हमने कहा था फॉरवर्ड लिंकेज। फॉरवर्ड लिंकेज में जो हमारा रिपोर्टिंग कंट्री है वहाँ से प्रोडक्ट एक्स कंट्री को या पार्टनर कंट्री को इकनॉमी को जा रहा है और वहाँ से थर्ड कंट्रीज़ के अंदर जा रहा है, ये हमारा फॉरवर्ड है। बैकवर्ड लिंकेजेस के अंदर हम पार्टनर इकनॉमी से एक प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, उसको थोड़ा असेंबल कर रहे हैं और देन हम उसको दूसरे पार्टनर कंट्री को सेल कर रहे हैं, ये हमारा बैकवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड पार्टिसिपेशन। तो फॉरवर्ड पार्टिसिपेशन, बैकवर्ड पार्टिसिपेशन, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसको आप थोड़ा और देख लें।
देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं एक डेवलपिंग इकनॉमीज़ के लिए। देखिए डेवलपिंग इकनॉमीज़ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि वो ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट कैसे बन सकता है। जैसे मैंने बताया कि आज अगर आप ग्लोबल वैल्यू चेन के पार्ट नहीं हैं तो आपको क्या क्या लॉस हो सकता है, किस प्रकार से आपके यहाँ पे पर कैपिटा इनकम गिर सकती हैं, पॉवर्टी जो रेट्स हैं वो बढ़ सकती हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट्स कम हो सकती हैं। क्योंकि आज के समय में अगर आपका किसी भी प्रोडक्ट में सुपर स्पेशलाइजेशन, हाइपर स्पेशलाइजेशन नहीं है, या फिर आप में आपके यहाँ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ का इनोवेशंस नहीं हो रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में इनोवेशंस नहीं हो रहे हैं, या फिर जो पार्ट्स हैं उसके प्रोडक्शन में आपका सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं है, साथ ही साथ में अगर हम कहें कि लेबर रिफॉर्म्स नहीं हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉज नहीं हैं, तो उस कंडीशन में आप डेवलपिंग इकनॉमीज़ के रूप में ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट नहीं बन सकते हैं। और अगर बनेंगे भी तो भी थोड़े समय के बाद में, चूँकि आप कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, आपके प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, क्वालिटेटिव नहीं होंगे, तो आपके प्रोडक्ट्स आपकी जो मार्केट में है जो साख है वो कम हो जाएगी और आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो इंटरनेशनल ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट अगर हम बनना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि जो डेवलपिंग इकनॉमीज़ हैं उनको ट्रेड इनिशिएटिव्स लेने होंगे, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स को अपने यहाँ पर जो भी अगर पार्टनर कंट्रीज़ के साथ में, जैसे कि अब यहाँ पे मैंने बताया आपको फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज, वर्टिकल स्पेशलाइजेशन वगैरह कई सारी चीज़ें हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि आप एक प्रोडक्ट अकेले ही बना सकते हैं, बिल्कुल संभव नहीं है। आज के समय में कोई भी कंट्री एक प्रोडक्ट अगर खुद अकेले बना रहा है तो वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, वो वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो यही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि इनोवेटिव टेक्निक्स हो प्लस ट्रेनिंग्स हो, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसका अगर रीस्ट्रक्चरिंग हमें करना पड़े, आवश्यक हो तो वो भी किया जाना चाहिए। मार्केट्स को हमें ओपन करना होगा, टैरिफ रेट्स को रैशनलाइज करना होगा, इंटरनेशनल मार्केट्स में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अपनी कॉपरेशन है उसको बढ़ाना होगा, तभी हम ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बन सकते हैं। सिंपली डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को ये देखना होगा कि इस चेंजिंग सिनारियो में वो कहाँ से किस प्रकार से अपने आप को फिट कर सकते हैं जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो केक है उसका आनंद उठा पाएँ। ये सभी अगर चीज़ें होगी तो आप वर्ल्ड में ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बन सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल है। देखिए आज अगर आप लोगों ने सुना हो तो प्राइम मिनिस्टर ने भी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने भी CII के 125 ईयर्स कंप्लीट होने पर जो सेरेमनी था उसके अंदर ये बताया है कि आज एक अपना जो नारा हुआ करता था इंडिया का कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, उस नारे को ही उन्होंने चेंज कर दिया और कहा कि मेड फॉर द वर्ल्ड, वर्ल्ड के लिए बनाई है। और ये पूरा इंगित करता है कि ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनिए, चूँकि इसी के माध्यम से हम वर्ल्ड के अंदर अपना एग्जिस्टेंस बता सकते हैं। और जितना ज़्यादा आपका हाइपर स्पेशलाइजेशन होगा उतनी वर्ल्ड की या अदर कंट्रीज़ की डिपेंडेंसी आपके ऊपर बढ़ जाएगी और उसके कारण से आप अपना मार्केट के अंदर अपनी जगह बना सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो उन्होंने एक 5 आइज़ का पिरामिड अपनी इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए दिया है CII की मीटिंग के सेरेमनी में। 5 आइज़ क्या है? इंटेंट, इंटेंशन हमारा होना चाहिए, इरादा होना चाहिए, इंक्लूज़न होना चाहिए, आपस में जितनी भी हम ये देखें कि हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज किस में है, प्लस हम वर्ल्ड में कहाँ पर काम आ सकते हैं, वर्ल्ड में किस प्रोडक्ट में हम किस इंटरमीडिएट कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन यहाँ कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जिससे कि हम ऑप्टिमम बेनिफिट्स उसे उठा सकें। इनोवेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनने के लिए, इन्वेस्टमेंट तो है ही है नेचुरली, और लास्ट वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 5 आई का पिरामिड है जिसके बेस पर ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट इंडिया बन सकता है। और नो डाउट ये तेज़ी से इसमें बढ़ोतरी हो रही है और आगे भी होगी ऐसा मैं मानता हूँ। आई थिंक आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और आगे भी हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट या फिर जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP की है और IMF के कुछ पब्लिकेशंस हैं जिसमें उसका फिस्कल मेजर्स के ऊपर पब्लिकेशन है, उसके बारे में हम अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल अर्थसूत्रा यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो आप कर लें जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। और साथ ही साथ में मेरी वेबसाइट अर्थसूत्रा.info को भी अप्लाई करें। थैंक यू, धन्यवाद।